गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, पर आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल जनरल तो सबको ही पता है क्या होता है कि जो एक फूड चेन होती है उसमें जो डिफरेंट लेवल होते हैं उसके लेवल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेप इन अ फूड चेन। मतलब एक फूड चेन में इन जनरल जितने स्टेप होते हैं उतने क्या होते हैं हमारे पास? ट्रॉफिक लेवल होते हैं। फंडामेंटली दो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, एक प्रोड्यूसर वाला होता है, एक कंज्यूमर वाला होता है। प्रोड्यूसर वाला कौन सा? जो फोटोसिंथेसिस से जो प्रोड्यूस कर रहे हैं खाना, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। कंज्यूमर लेवल में बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल आ सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रॉफिक लेवल 2, 3, 4। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है समझने वाली, कि जो हर्बीवोर्स है वो क्या है? वो ट्रॉफिक लेवल तो सेकंड है। ट्रॉफिक लेवल क्या है? सेकंड है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर के बाद आता है। लेकिन दे आर कंज्यूमर। नाउ दे आर द कैटेगरी ऑफ, कैटेगरी किसकी कैटेगरी है? वो कंज्यूमर की कैटेगरी है। ठीक है, तो वो किस लेवल पे आ रहा है हमारे पास? दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन सा है? वो पहला। और ट्रॉफिक लेवल कौन सा है? वो सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही प्राइमरी कार्निवोर्स, जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। और ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है? थर्ड। तो नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन दी सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड द सेकेंड एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज दैट जो कंज्यूमर है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से ही स्टार्ट होगा। देयर में भी जो कार्निवोर्स वाला लेवल है वहाँ पर 2 और 3 लेवल ऑफ कार्निवोर्स हो सकते हैं। तो और जो टॉप कार्निवोर्स है वो फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल 4 या 5 पे आता है। ठीक है, अब जैसे 2 या 3 लेवल कार्निवोर्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कि हार्बीवोर है, जैसे ग्रास हॉपर। ठीक है, उसको फिर फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को फिर स्नेक ने खाया, स्नेक को फिर ईगल ने खाया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा पहला ग्रास हॉपर को खाने वाला जो फ्रॉग है वो क्या है? हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कार्निवोर। उस कार्निवोर को खाने वाला, फिर उसके बाद आता है हमारे पास कौन सा? स्नेक आता है। स्नेक क्या है हमारा? टर्शरी कंज्यूमर है, मतलब तीसरे नंबर वाला कंज्यूमर और फोर्थ लेवल वाला ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो दूसरा नंबर का हो गया कार्निवोर हमारे पास। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर, थर्ड, फिर आता है हमारे पास ईगल। ईगल को किसने खाया? स्नेक ने। तो ये कौन सा हो गया? थर्ड नंबर वाला कार्निवोर हो गया। और ट्रॉफिक लेवल कौन सा हो गया? फिफ्थ। तो ये एक तरह से, मतलब नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल एंड द प्राइमरी सेकेंडरी कार्निवोर और द प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। कंज्यूमर हम किस बेस पे डिफाइन करते हैं? जो कंज्यूम करते हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका होता है उनको हम किस में लेके आते हैं? कंज्यूमर में लेके आते हैं। और जिनका जो कार्निवोर्स होते हैं वहां से हमारा प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर और द टॉप कार्निवोर हमारे वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ट्रॉफिक लेवल तो फूड चेन का लेवल है, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट लेवल ऑफ द food chain and then it's going on with the number first trophic level, second trophic level and third trophic level. So they are different level of the different types. ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल हैव द सेम फूड हैबिट। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ट्रॉफिक लेवल 1 में हमेशा कौन से आते हैं? दो, अगर वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स आएंगे, मतलब दे आर प्रोड्यूसर आल्सो देयर। ठीक है, अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो ग्रास, ट्रीज, ये सारे के सारे क्या है? हर्ब, शर्ब, जितने भी फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म है वो सारे किस में आएंगे? ट्रॉफिक लेवल 1 में आएंगे। ठीक है, सो तो अब जैसे दूसरा है हर्बीवोरी। लाइक दिस लेवल हैव सेवरल रिसोर्सेज। हर्बीवोरी का मतलब क्या हो गया? जो ग्रास ईटिंग है, जो प्रोड्यूसर ईटिंग एनिमल्स हैं, तो अब वो लीव्स भी खा सकते हैं, सीड भी, फ्लैशी फ्रूट भी, नेक्टर, ग्रास, जैसे बटरफ्लाई है। ठीक है, ग्रासेस खाने वाले एनिमल हैं, फ्लैशी फ्रूट खाने वाले एनिमल हैं। तो लीव्स, जैसे जिराफ है, तो जिराफ भी हमारे ट्रॉफिक लेवल 1 में ही आने वाला है। ठीक है, और जो बटरफ्लाई जो नेक्टर के ऊपर डिपेंड होती है, जैसे हनी बी है, तो वो भी कौन से लेवल पे आने वाली है? वो भी ट्रैफिक लेवल 1 पे आने वाली है। बट देयर फूड चेन इज मे बी डिफरेंट बिकॉज the giraffe is eaten by the lion or tiger is there, but the butterfly is not eaten by the lion, tiger. They are very eaten by the birds or any other carnivore animal is there. ठीक है, तो फूड चेन में भी डिफरेंट, पर जो एक ट्रॉफिक लेवल में, अगर ट्रॉफिक लेवल उनका सेम है तो वो उनकी जो फीडिंग हैबिट है, फूड हैबिट है, वो भी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब ट्रॉफिक लेवल के बाद
नाउ द सिंगल स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। एक स्पीशीज जो होती है, अब हमने क्या पढ़ा कि एक ट्रॉफिक, हमने क्या पढ़ा था पहले, जो ट्रॉफिक लेवल एक होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है उस ट्रॉफिक लेवल की फीडिंग हैबिट सेम है। जब वो उस ट्रॉफिक लेवल में है तो इसका मतलब उसने प्रोड्यूसर ही को ही खाया है, ठीक है। अब जैसे एक एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है, कैसे? जो स्पैरो है वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकती है और वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकती है। प्राइमरी कंज्यूमर कब होगी? when it show the herbivory activity, or it is depend upon the herbivores is there, like sorry, herbivory means it depend upon the producers, if it feeds on the seed, fruit and peas, अगर वो सीड, फ्रूट या पीस के ऊपर डिपेंड करती है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गई, ऑफ कोर्स इट इज अ हर्बीवोर। अगर वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, मतलब वो जब इंसेक्ट और वॉर्म को खाती है स्पैरो, तो उस टाइम पे वो क्या हो जाती है? सेकेंडरी कंज्यूमर। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट इज हाउ द ऑर्गेनिज्म one organism can occupy more than one trophic level. Or consumer which feed only all the type of food is called as omnivores. कंज्यूमर्स जो ऐसा होता है, जो ऐसे कंज्यूमर्स हैं, जैसे ये स्पैरो है, ये क्या है? ऑमनीवोर्स है। ऑमनीवोर्स हम किसको बोलते हैं? जो प्लांट और जो क्या होता है, हर्बीवोर भी होता है और कार्निवोर भी होता है। दैट इज बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट। तो ऐसे कंज्यूमर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑमनीवोर कंज्यूमर्स, ठीक है। तो अब इस ट्रॉफिक लेवल के बेसिस पे, अब ये जो ट्रॉफिक लेवल है, जैसे कि ट्रॉफिक लेवल, अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, वी नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन दी प्राइमरी, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड ऑल दैट वन। दैट इज, ये फर्स्ट हमारा क्या है? प्रोड्यूसर, सेकेंड हर्बीवोर। बट ट्रॉफिक लेवल T1, T2, T3 एंड सेकेंडरी कार्निवोर इज T4 एंड टॉप कार्निवोर इज T5, ठीक है। दिस इज प्राइमरी कार्निवोर, दिस इज सेकेंडरी कार्निवोर। कंज्यूमर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? Consumer start from the trophic level 2, primary consumer, then secondary consumer, then tertiary consumer, and this is the top consumer or top carnivore is there. अब जो decomposer है, decomposer हर जितनी भी हमारे पास ये लिस्ट है पूरी की पूरी, इन सब में हमारे पास जो है decomposer क्या करता है? एक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि इसका वेस्ट को भी decomposer डिकम्पोज करेगा, इनके वेस्ट को भी आफ्टर दे विल बिकम डेड, ठीक है। तो decomposer is act in the every trophic level, whether we will go that see the what kind of decomposers food chain is there, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये आ गए हमारे पास कंज्यूमर के बेसिस पे आ गए हमारे पास क्या? जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। और अगर ट्रॉफिक लेवल देखा जाए तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो अब हम ये देख रहे हैं क्या, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने क्या बताई थी, ये जो ट्रॉफिक लेवल हम देखेंगे वो हम फूड चेन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारी फूड चेन का जो सबसे पहला पार्ट है वो ऑलवेज इट इज मस्ट बी अ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फिर आगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बढ़ता जाएगा। और जो कंज्यूमर वाली टाइप है वो किसके बेसिस पे है? उनकी फूडिंग हैबिट के ऊपर है। वो कोई मतलब हमारे पर्टिकुलर फूड चेन के ऊपर नहीं है। फूड चेन मतलब जो पहले वाला जो ट्रॉफिक लेवल है वो हमेशा प्रोड्यूसर के लिए रहेगा, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्री के लिए। उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब जितने भी हर्बीवोरस हैं, वो आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर। प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला क्या हो जाएगा? सेकेंडरी, सेकेंडरी को खाने वाला क्या हो जाएगा? टर्शरी। और लाइक दिस वी कैन डिफरेंशिएट and we can memorize these things. Now next is the food chain. फूड चेन क्या है? फूड चेन में क्या होता है, जैसे जो ट्रॉफिक लेवल है वो किस लिए, मतलब ट्रॉफिक लेवल किस लिए बने हुए हैं, मतलब उनका क्या यूज है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्यों खा रहा है? बिकॉज दे वांट एनर्जी। हम फूड किस लिए ले रहे हैं? बिकॉज वी वांट एनर्जी। तो इससे क्या होता है? दैट इज द पासिस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मेंबर ऑफ द फूड चेन टू द नेक्स्ट मेंबर इन अ सीक्वेंस, ठीक है। दैट इज अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोसिस्टम through which food and its contain energy. It is the passing of the mechanism of the passing of the energy with each member becoming the food of a later member of a sequence. मतलब जो बाद में आने वाला जो मेंबर है उसका क्या होता है? वो फूड होता है प्रीवियस वन वाला। और इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ पासिस ऑफ एनर्जी इन आवर इकोसिस्टम। तो क्या मैकेनिज्म है? फूड चेन इज अ मैकेनिज्म।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? द फूड चेन कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ पॉपुलेशन विच आर रिलेटेड बाय ईटिंग और बीइंग ईटन। जो फूड चेन के अंदर जो पॉपुलेशन की जो सीरीज है वो किससे रिलेटेड होती है? मतलब रिलेटेड बाय ईटिंग मतलब उनकी ईटिंग हैबिट से, और बीइंग ईटन मतलब वो किसके द्वारा खाए जाते हैं उसके बेसिस पे। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल फूड चेन के अंदर 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो इट कैन बी वेरी, but it is not, we can say, unlimited because of the energy flow. Later we will discuss how is the food chain is limited by energy. In each trophic level a loss of biomass क्या होता है? Lost होता है, कम हो जाता है, is consumed in liberating energy। कैसे? अब लिबरेटिंग एनर्जी में वो कंज्यूम होता है कैसे? जैसे जो एनर्जी फ्लो है, प्रोड्यूसर ने खाना बनाया तो कुछ उसने अपने लिए यूज कर लिया और बचा हुआ आगे उसने प्राइमरी कंज्यूमर को दे दिया, प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया तो अब वो सारा का सारा अपने एक्टिविटी, अपने लिए तो भी एनर्जी यूज करेगा, रिपेयरिंग के लिए, एक्टिविटीज के लिए, डाइजेशन के लिए, सारी चीजों के लिए। फिर जो बचेगा, जो उसका जो मास बचेगा, जो स्टोर हो जाएगा मास, एक्स्ट्रा मास जो है, जो हम क्या कह रहे थे, नेट प्रोडक्टिविटी जो बचती है, मतलब ग्रॉस के बाद, ग्रॉस क्या होती है? कंप्लीट, जो उसने जितना भी फूड लिया और कंज्यूम किया और उसे जितनी टोटल एनर्जी उसने बनाई, फिर उसके बाद वो ग्रॉस होती है। और नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो उसने स्टोर किया है उसको, कंज्यूमर के केस में हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो वो इस कंज्यूम इन अ लिबरेटिंग एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में वो उसको कंज्यूम करते हैं, इसीलिए जो बायोमास है वो कुछ ना कुछ हर ट्रॉफिक लेवल में लॉस्ट होता रहता है। ठीक है। So a major part of energy made available at each trophic level is lost as a heat। बहुत सारा पार्ट क्या हो जाता है? lost as a heat हो जाता है। मतलब हीट की तरह वो लॉस हो जाता है, सारा का सारा पार्ट उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब वो खा रहा होता है उस टाइम पे तो कुछ एनर्जी लगी रही होती है ना। तो दिस ऑल विल बी द फूड चेन की, मतलब ये नहीं है कि आपने अगर एक लायन ने पूरा डियर खा लिया तो उसके पास 100% डियर की एनर्जी आ गई। इट्स ऑलवेज लिबरेटिंग एज अ हीट, and or its other activities there। food chain are sustained by the producer and decomposer। फूड चेन का जो सोल रिसोर्सेज हैं, सोल रिसोर्सेज जो है वो क्या है? प्रोड्यूसर और डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर और डीकम्पोजर ही क्या फूड चेन को बना के रखते हैं, प्रॉपरली बना के कौन रखता है फूड चेन को? प्रोड्यूसर एंड डीकम्पोजर्स। नेक्स्ट इज नाउ द टाइप्स ऑफ फूड चेन। टाइप्स ऑफ फूड चेन में हमारे पास क्या आता है? टाइप्स ऑफ फूड चेन में आता है हमारे पास पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन में क्या होता है? पैरासिटिक मतलब क्या होता है? दैट इज डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म, आइदर एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। हमने पढ़े थे ना जो पैरासिटिक, वो पढ़ा था हमने, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो उसमें क्या था? बिगिन विद द होस्ट एंड यूजुअली एंड इन विद द पैरासाइट। पैरासिटिक फूड चेन का सोल रिसोर्स क्या है? होस्ट ही है। जो पैरासाइट है वो किससे लेता है अपना फूड? पैरासाइट किससे फूड लेता है? होस्ट से लेता है। तो बिगिन हर्बीवोर से, तो हर्बीवोर वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है या वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। ठीक है। तो पैरासाइट बिगिन विद द होस्ट, होस्ट से स्टार्ट होता है और पैरासाइट पे आके एंड हो जाता है। पैरासिटिक फूड चेन। अब आता है डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन में क्या होता है? डेट्राइटस, डेट्राइटस क्या है? हमारे लीव्स, ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, दी or the dry leaves and the fecal matter of the animals and their dead bodies and other dead and decaying organic matter and decaying food is there। तो ये सब क्या है? डेट्राइटस। ये क्या है? डेट्राइटस। तो इसको कौन खा रहा है? अर्थवॉर्म खा रहा है। अर्थवॉर्म को कौन खा रहा है? स्पैरो, फाल्कन। तो इट इज स्टार्टेड विद द डेट्राइटस, विद द डेट्राइटस मटीरियल। ठीक है। डेट्राइटस मटीरियल से ये स्टार्ट होता है जिसके ऊपर डेट्राइटिवोरस डिपेंड करते हैं। ये क्या है? अर्थवॉर्म वगैरह क्या होते हैं? हमने क्या पढ़ा था? डेट्राइटिवोरस। क्या होता है ये? डेट्राइटिवोरस और द डीकम्पोजर्स। वहां से फिर हमारी जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो इसमें कौन होगा? डीकम्पोजर्स और दी डेट्राइटिवोरस, मतलब फंगी, फंगस, bacteria, or the detritivores is earthworm, snail। So these are the primary consumer of the detritus food chain rather than the herbivores। ठीक है। देन स्पैरो,
and then falcon, and दूसरी फूड चेन में जैसे अर्थवर्म को कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को पिकॉक. So like this is the this kind of food chain. It began with the dead organic matter and it is made up of the decomposer which are heterotrophic organism mainly fungi and bacteria. तो क्या हुआ, मतलब जो बिगेन कहाँ से हुई, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेट्राइटस से. और फिर प्राइमरी कंज्यूमर कौन बना इसका, प्राइमरी कंज्यूमर बने डीकम्पोजर या डेट्राइटिवोरस. तो ऑर्गेनिज्म को जो भी एनर्जी जो मिलने वाली है वो कहाँ से मिलने वाली है, डेट्राइटस से. और जो अपनी ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिस बोलते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द अवर. It is also important. The detritus food chain is a very important because they can ask who is the primary consumer or who is the primary consumer of the detritus food chain, and what is the source of the detritus food chain or the primary producer of the detritus food chain is there. Now the next is the grazing food chain. Grazing food chain, grazing का मतलब क्या होता है, चरना. घास चरने को क्या बोलते हैं हम, ग्रेजिंग बोलते हैं. सो और मेनली वैसे तो ये घास चरने को है, पर ग्रेजिंग का मतलब ये होता है. लेकिन ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है, ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब है इट इज आल्सो कॉल्ड अ प्रेडेटर फूड चेन. अभी हमने जब वो प्रेडेशन एंड प्रे वाला पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ा था, तो उसमें हमने हर्बीवोर्स को भी क्या माना था, एज अ प्रेडेटर माना था, और प्लांट्स को क्या माना था, एज अ प्रे माना था. ठीक है. क्यों, क्योंकि भाई उनको शिकार तो करते ही है ना. प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर्बीवोर्स प्लांट्स का भी शिकार करते हैं. तो इसको हम जनरल प्रेडेटर फूड चेन भी बोल सकते हैं. ठीक है. इसमें मेनली एवरी एज प्रेडेशन अकर एट एवरी स्टेप. हर स्टेप पे क्या होता है, प्रेडेशन होता है, शिकार ही होता है. जो हर्बीवोर है वो प्लांट का शिकार करते हैं, फिर जो कार्निवोर्स है वो हर्बीवोर्स का शिकार करते हैं. ठीक है. तो इसके कौन कौन से पार्ट हो गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर. ठीक है. जो हमने ट्रॉफिक लेवल देखा था ना, वो जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमने देखा था, उसमें तो प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर जो थे वो सारे यही थे, एंड डीकम्पोजर्स. ठीक है. प्रोड्यूसर ट्रॉफिक लेवल 1, फिर हर्बीवोर्स, फिर हर्बीवोर्स के बाद प्राइमरी कार्निवोर्स, ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3, एंड कंज्यूमर कौन से हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड द सेकेंडरी कार्निवोर्स. और ट्रॉफिक लेवल 4 में कौन से आ गए, सेकेंडरी कार्निवोर्स आ गया, फिर टॉप कार्निवोर्स आ गया. सो फूड चेन कैन बी टर्मिनेटेड एनी लेवल. फूड चेन भाई अब यहाँ पे भी हो सकती है ये. कैसे, पहले ग्रास था, ग्रास को डियर ने खा लिया, डियर को लायन ने खा लिया, तो यहाँ पर भी ये टर्मिनेट हो गई, खत्म. ठीक है. या फिर यहाँ क्या हो सकता है, प्रोड्यूसर, फिर यहाँ पे हर्बीवोर्स है, फिर हर्बीवोर्स को मान लो कोई हर्बीवोर है, रैबिट वगैरह, उसको फॉक्स ने या वॉल्फ वगैरह ने खा लिया. फॉक्स वगैरह को फिर या किसने खा लिया, लायन ने खा लिया, तो यहाँ पे भी टर्मिनेट होगी. तो मेनली टॉप कार्निवोर्स में कौन से आते हैं, ईगल आता है, या फिर लायन, टाइगर, चीता, ये सब कौन से वाले टॉप कार्निवोर्स में मेनली यही आते हैं. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, जो डेट्राइटस फूड चेन है, इट इज द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी देन द ग्रीजिंग फूड चेन. वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी ट्रांसफर करने में. कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, detritus food chain than that of the grazing food chain, क्योंकि there is lots of energy and अब जो detritivores हैं उनके ऊपर ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जो detritivores को खाते हैं, या उस फंगी को, या वो बैक्टीरिया की वाली जो सॉइल है वहाँ पर जो कार्निवोर्स हैं उनको खाने वाले इंसेक्ट्स हैं, तो वो ज़्यादा मतलब ये है कि उनका अमाउंट ज़्यादा भी होता है और वो ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. फ्लो जो हमारा फूड चेन है उसमें जो एनर्जी का जो फ्लो है वो ज़्यादा है. ग्रेजिंग फूड चेन इज़ वेरी लिमिटेड आल्सो. उसका जो साइज है वो बहुत लिमिटेड भी होता है, और जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो वेस्ट ऑफ मतलब साइज बड़ा होता है ग्रेजिंग फूड चेन वाले एनिमल्स का मेनली. तो उनमें जो एनर्जी डिसिपेशन होता है वो भी बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू डेट्राइटस फूड चेन. इसलिए जो एनर्जी फ्लो वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका ज्यादा होता है, डेट्राइटस फूड चेन का, इन केस ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. Now next is there is some example of food chain. We have not to learn about these all example. This is because we can only just relate. We can give any example is there. Those are logical regarding the land और aquatic के साथ जो मिलते जुलते हों.
ये हमें कोई मतलब मैंने जो ये वाला इनका सीक्वेंस लिख दिया है, आपको यही रटने की जरूरत नहीं है. You can you everybody know which one is a carnivorous animal and which is the herbivore animal, and you can make your own food chain also there according to the land and aquatic ecosystem, right? So grasshopper, frog, snake, peacock. ठीक है. अब vegetation means the proper tree and all that one, and other fruit and all that one eaten by rabbit eaten by fox eaten by the wolf, and wolf eaten by the tiger is there. नाउ इन केस ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसका फूड चेन थोड़ा लंबा होता है. जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स कौन से होते हैं? डायटम्स. फिर जू प्लैंक्टॉन्स को उन्होंने खा लिया, लाइक पैरामीशियम और यूग्लिना इज देयर. एंड स्मॉल क्रस्टेशियन एनिमल्स लाइक प्रेडेटर, फिर उनको प्रेडेटर इंसेक्ट्स ने खा लिया. फिर इंसेक्ट्स को किसने? स्मॉल फिश ने खा लिया. स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने, और लार्ज फिश को क्रोकोडाइल ने. तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का हो गया. फिर आता है फाइटोप्लैंक्टन में. फिर दूसरा है जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन. अब यहाँ पर इसे छोटा भी हो सकता है, जैसे स्मॉल क्रस्टेशियन, प्रेडेटर इंसेक्ट को फिश ने खा लिया, फिश को किंगफिशर ने खा लिया. किंगफिशर मीन्स the bird is also an important part of the aquatic ecosystem because they are depend upon the fish, small fish eating जो birds होते हैं उनके ऊपर भी हमारा जो फूड चेन है वो डिपेंड करता है, क्योंकि they are depend upon the small fish. अब इसके बाद हम देखते हैं कि फूड वेब क्या होता है. व्हाट इज, ये तो हमारा क्या था, सारा का सारा फूड चेन. अब हम देखते हैं फूड वेब क्या होता है. फूड वेब दैट इज द नेटवर्क ऑफ, सिंपली एक लाइन है इसके लिए सिंपल, द नेटवर्क ऑफ फूड चेन इन विच ऑल बिकम इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एट एनी ट्रॉफिक लेवल. मतलब किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे वो क्या हो सकती है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं, so as to form a number of feeding concentration amongst the different organism of biotic community. मतलब जो बायोटिक कम्युनिटी है उसमें क्या होता है, फीडिंग कंसेंट्रेशन बनाते हैं अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की अलग अलग हैबिट्स होती हैं फीडिंग की. सो अकॉर्डिंग टू विच दे आर डिपेंड ऑफ द डिपेंड अपॉन दैट ऑन विच द देयर फूड चेन इज डिपेंड. और फूड वेब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फूड वेब इज मोर रियल देन द फूड चेन. मेनली क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा डियर को खाने वाला लायन ही है और या फिर ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग ही है. इट्स नेवर बी इम्पॉर्टेंट. ग्रास हॉपर को बहुत सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो उसको खा सकते हैं. ठीक है, और ग्रास को खाने वाला भी ग्रास हॉपर, डियर या ये सब ही नहीं है, उसको खाने वाले भी बहुत सारे एनिमल्स हैं. ठीक है, सो नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल. बहुत सारी ट्रॉफिक लेवल पे, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे कोई भी किसी के साथ कनेक्ट हो सकता है. ठीक है, अब जैसे प्रोड्यूसर के वहाँ पे हर्बीवोर्स, सारे हर्बीवोर्स कहाँ पे अटैच होते हैं? प्रोड्यूसर के साथ ही अटैच होते हैं. उसकी वजह से इट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ अल्टरनेट फूड्स मतलब बहुत सारे. अब ये तो नहीं है ना कि जो वो लायन है वो सिर्फ डियर को ही खाने वाला है कि भाई नहीं मेरे को तो डियर ही पसंद है, मैं और हर्बीवोर्स को नहीं खाऊंगा. उससे क्या होगा उससे इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा. ठीक है, जो इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, वो मेंटेन नहीं रहेगा. ठीक है, क्योंकि एक की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए जो इट प्रोवाइड नंबर ऑफ अल्टरनेट टू फूड टू द कंज्यूमर. ठीक है, इसकी वजह से जो फूड को कंज्यूमर है उसको बहुत सारे वो मिलते हैं, क्या अल्टरनेट्स मिलते हैं खाना खाने के. देयरफॉर इट बिकम पॉलीफेगस. ठीक है, पॉली मीन्स the number of way to consume. So it is essential for stability. और ये हमने predation और predator में क्या पढ़ा था? That is a very essential for stability and sustainment of the ecosystem. So food web is also a very important system and it's a kind of feedback mechanism. जो हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में पढ़ा था इकोसिस्टम इक्विलिब्रियम. तो उसमें क्या होता है, एक स्टेबिलिटी इकोसिस्टम में कब आती है? व्हेन देयर इज अ फीडबैक चेक, negative or positive it is there, but it is always be checked by the feedback system, and that feedback system is checking by the food chain or the food web process. अब फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है हमारे पास? फूड चेन और फूड वेब में इट इज अ सिंगल स्टेट पाथवे होता है, एक सिंपल, जहाँ पे फूड एनर्जी ट्रेवल कर रही है इकोसिस्टम में. पर फूड वेब क्या होता है? इट इज इंटरकनेक्टेड वेयर फूड एनर्जी पासेस इन द
इकोसिस्टम। इट इज इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीड अपॉन द सिंगल टाइप, यहाँ पर हमें सिंगल टाइप ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है, लोअर ट्रॉफिक लेवल में। बट मेंबर ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे उसके पास क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। जो लोअर ट्रॉफिक लेवल है, जैसे लाइन के पास बहुत सारे अल्टरनेट हैं खाने के लिए, डियर, जिराफ, जीब्रा, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ सेपरेट और आइसोलेटेड फूड चेन एड्स टू इनस्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। अगर ऐसा होगा कि भाई लायन तो सिर्फ डियर को खाएगा, ठीक है, टाइगर सिर्फ जीब्रा को खाएगा, ठीक है, चीता सिर्फ जिराफ को खाएगा, तो इट्स लीड्स टू द इंस्टेबिलिटी। क्योंकि अगर कहीं पर पॉपुलेशन ऑफ लायन जो कार्निवोर्स हैं उनकी डिफरेंट हो गई, तो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन भी डिफरेंस हो जाएगी, और पॉपुलेशन डिफरेंस होने से जो उनका ग्रेजिंग और वेजिटेशन खाने का तरीका है वो भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इट इज कम्प्लीटली अनबैलेंस्ड। जो फूड वेब है वो क्या प्रोवाइड करती है, इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। इट डज नॉट ऐड टू अडेप्टेबिलिटी और कम्पिटिटिवनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर कॉम्पिटिटिवनेस तो रहेगा ही नहीं, जो हमारा इंटर स्पीशीज हमने पढ़ा था कॉम्पिटिशन, कार्निवोर्स के बीच में या हर्बीवोर्स के बीच में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा अगर दे आर फिक्स टू देयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के लिए तो होता है ना सारा जो कंपटीशन होता है। तो फूड चेन, अगर फूड चेन सिंगल रहेगी तो कंपटीशन कहाँ होगा, फूड वेब की वजह से ही होता है वो कंपटीशन भी। ओनली द मेंबर ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल कम्पीट फॉर ऑब्टेनिंग द सेम फूड। एक जो ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म है वही एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे। लेकिन फूड वेब में क्या होता है, जो ट्रॉफिक लेवल सेकेंड वाला ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो कार्निवोर है, वो भी कई बारी क्या करता है, जो टॉप कार्निवोर है उसके साथ कंपटीशन भी करता है, उसके साथ कंपटीशन करता है खाने के लिए भी। तो जो कंपटीशन है वो सिंपल इंटर ट्रॉफिक लेवल नहीं हो जाएगा, इंट्रा ट्रॉफिक लेवल, मतलब एक ही ट्रॉफिक लेवल के बीच के ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। जो कार्निवोर्स हैं उनके बीच में भी ट्रॉफिक लेवल में क्या होता रहता है, कंपटीशन होता रहता है। और क्या हमारे पास, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, द चेन बीइंग प्रोड्यूस एज अ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, द चेन बिगिन विद दी, कहाँ से होती है स्टार्ट, प्रोड्यूसर लेवल पे। डेट्राइटस से कहाँ से होती है, डेट्राइटिवोरस और डीकम्पोजर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। एनर्जी फॉर फूड चेन कम्स फ्रॉम दी सन। यहाँ पर कहाँ से आती है एनर्जी, डेट्राइटस से आती है। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या है, यहाँ के प्रोड्यूसर्स है। फिर अदर फूड चेन ऐड एनर्जी इनटू इकोसिस्टम, इट रिट्राइव, ये ऐड करता है, मतलब जो नहीं है उसमें, जो है उसमें और ऐड करेगा, ठीक है। और डेट्राइटस फूड चेन क्या करता है, रिन्यू करता है एनर्जी को, वेस्टेज प्रोसेस से रिट्रीव करता है फूड एनर्जी को, रिन्यू करता है। द फूड चेन बाइंड अप इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। फूड चेन में क्या होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाइंड अप हो जाते हैं फूड चेन, और यहाँ पर क्या होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है दोबारा से टू द साइक्लिंग पूल में एंटर करते हैं। इट सपोर्ट डेट्राइटस फूड चेन बाय प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक मैटर। इट सपोर्ट डेट्राइटस फूड को ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से मिलता है, ग्रेजिंग फूड चेन से ही मिलता है। और ये ग्रेजिंग फूड को कैसे सपोर्ट करता है डेट्राइटस फूड चेन, उसको इनऑर्गेनिक मैटर देकर। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन में हमने पढ़ा था ना, दैट इज ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब वो मिनरल किसको मिलने वाला है, प्रोड्यूसर को मिलने वाले हैं, जो सॉइल में मिनरल ऐड हो रहे हैं। तो इट विल प्रोवाइड द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट टू द ऑर्गेनिज्म। आज हम एनर्जी फ्लो भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज इट विल मोस्ट और लेस इज रिलेटेड विद द फूड चेन इज देयर। थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, पर इट्स वेरी फॉर फाइन फॉर यू कि आप दोनों चीजें एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन कम रहेगा थोड़ा, ठीक है। इकोसिस्टम रिक्वायर अ कांस्टेंट। इकोसिस्टम को क्या चाहिए, एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए, एज एवरी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज रेगुलरली डिस्टिपेटिंग एनर्जी। हर इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो कुछ ना कुछ वो एनर्जी क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, लॉस्ट हो रही है, ठीक है। तो इकोसिस्टम को कॉन्स्टेंटली, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एवरी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो टू लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या है हमारे पास, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड एज वेल एज ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब या तो वो ट्रांसफर्ड होगी एक से दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगी, या ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन वो कभी भी बिल्कुल नई नहीं बनती है या बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एवरी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज अकम्पनीड बाय द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं
तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इट्स नेवर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को प्लांट में गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। तो वो दोबारा से कोई नई तो नहीं बनी ना, वो ट्रांसफॉर्म हो गई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज अकम्पनीड बाय द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जब कोई एनर्जी वाली एक्टिविटी हो रही है और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो एज अ हीट क्या होती है, लॉस्ट होती है। ठीक है, फिर आता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मतलब सिंपल, फोटोसिंथेटिकली मतलब जो फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव हो, जो रेडिएशन फोटोसिंथेसिस के लिए काम आए, वो वाली रेडिएशन, वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल इकोसिस्टम इज अ सोलर एनर्जी। और 50% जो सोलर एनर्जी है वही सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव रेडिएशन है, दैट इज अ PR। अर्थ के ऊपर जो आती है हमारी सोलर एनर्जी इंसिडेंट होती है, उसमें से 50% ही वो है हमारे पास फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, बाकी जो एनर्जी है दैट इज भी मतलब वो अलग अलग जगह पे, जैसे वाटर है वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अर्थ के अंदर भी जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो इट इज वी कैन नॉट से कि सारी की सारी जो एनर्जी है वो कहाँ पर आ गई हमारे पास, फोटोसिंथेसिस के लिए आ गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज दी जो उसमें से सिर्फ, और वो जो 50% है उसमें से सिर्फ 2 से 10% वाली जो एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है सोलर एनर्जी, वो 50% का 2 और 10%, ठीक है, वही सिर्फ प्लांट यूज कर पाते हैं ऑर्गेनिक मैटर बनाने के लिए। तो अब यूँ देख लो, 100% सोलर एनर्जी में 50% तो अर्थ के ऊपर इंसिडेंट होती है, जो फोटोसिंथेटिकली जो प्लांट ले सकते हैं, और उस 50% का भी सिर्फ 2 से 10% ही वो कैप्चर कर पाते हैं बाय जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, और फिर उससे वो ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट इज हाउ मच एनर्जी इज ट्रैप। सो एनर्जी नेवर ट्रैप एट वन लेवल। एनर्जी जो है हमेशा एक लेवल पे ट्रैप नहीं रहती है कि हाँ उसने ले ली और वो बंद हुई और उसको यूज करी जा रहा है, वो पास होती रहती है टू दी हायर ट्रॉफिक लेवल एंड और बिकम अवेलेबल टू दी डेट्राइटिवोरस एंड डीकम्पोजर आफ्टर दी ऑर्गेनिज्म डाई। और दोबारा से वो कहाँ चली जाती है, डेट्राइटिवोरस में, और दोबारा से वो रिन्यू होकर कहाँ आती है, दोबारा से फिर इकोसिस्टम में आ जाती है। सो इट इज अ कंप्लीट अ साइकिल, अ फ्लो ऑफ एनर्जी इज देयर। अब करेक्टर्स हमारे पास एनर्जी फ्लो मॉडल आता है। एनर्जी फ्लो मॉडल में क्या कहता है, एनर्जी फ्लो मॉडल ये कहता है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल और साइकिल का डिफरेंट मतलब होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब, अगर एनर्जी प्रोड्यूसर से, मतलब एक प्लांट था, उस प्लांट को डियर ने खा लिया, तो वो एनर्जी वापस प्लांट के अंदर, मतलब यूं की यूं तो वापस नहीं आ जाएगी ना, वो यूनिडायरेक्शन है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलने वाली है, इट इज इरिवर्सिबल। मतलब वो वाला जो प्रोसेस हुआ है उस टाइम पे जब जो वो हो रहा था, मतलब जब उस डियर ने प्लांट को खाया, वो इरिवर्सिबल है, वो नहीं होगा वापस। तो इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शन, वन डायरेक्शनल है, और वन वे कह सकते हैं हम। जैसे सोलर रेडिएशन को एक प्लांट ने कैप्चर कर लिया, कैप्चर को फिर हर्बीवोर ने खा लिया, और फिर हर्बीवोर को कार्निवोर ने खा लिया। ठीक है, so organism at each trophic level depend on those at the lower trophic level for their energy demands। ठीक है, तो जो हर ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड होते हैं, उनके नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे। भाई बड़े इंपॉर्टेंट है वो, बेशक वो उनको खा जाते हैं, उनसे ज्यादा ताकतवर हैं ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल वाले, लेकिन जरूरत तो उनको नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल की ही होती है, जो जिनको वो सोचते हैं कि भाई हाँ हमने इनको खा लिया, हम ज्यादा ताकतवर हैं, है ना, वो बन नहीं पाएंगे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल के बिना। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। अब जो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये डिक्रीज कैसे हो रहा है हर लेवल के ऊपर। ठीक है, ये क्या क्या लॉ है, ये है भाई 10% लॉ। ठीक है, कि भाई मैंने खाना खा लिया, अब मैं सारी एनर्जी तुम्हें ही नहीं देने वाला हूँ, कुछ अपने पास भी रखूंगा संभाल के। ठीक है, संभाल के मतलब भाई मेरे को मेरी बॉडी है, मुझे अपनी बॉडी को रिपेयर करना है, हर्ष पुष्ट रहना है, तो उसके लिए क्या करेगा वो, अपनी अपनी बॉडी को क्या करेगा,
कुछ अपना खाना देगा जो उसने किया। एसिमिलेशन हम क्या करते हैं, इजेशन, इजेशन के बाद हम डाइजेशन, डाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या रहता है हमारा चौथा प्रोसेस एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जो खाना हमने एब्जॉर्ब किया है उसको हम यूटिलाइज करें। तो वो यूटिलाइज होने के बाद सिर्फ ओनली 10% ऑफ एनर्जी जो है वो बचती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो कहाँ जाती है, अगले ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जाती है। तो ये अब जैसे मान लो कि 10% एनर्जी बची थी हमारी किसके अंदर, 10% एनर्जी बची थी हमारे प्लांट के अंदर, ठीक है। अब वो डियर ने खा लिया, वो 10% एनर्जी गई डियर के अंदर। अब डियर के अंदर वो 10% का भी फिर और 10% हो गया, तो वो 0.1% होगी। फिर वही वो लाइन के पास चली गई। तो फिर धीरे धीरे करके क्या हो गया, इट्स वेरी भी 0.0010001%। तो इस तरह से जो फूड चेन है वो क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है उसकी एक, कि भाई अब इतनी लंबी फूड चेन चलाएंगे तो एनर्जी तो मिल ही नहीं रही है, एनर्जी तो मिल ही नहीं रही है। तो फिर फायदा क्या इतनी लंबी फूड चेन चलाने का। तो फूड चेन को लिमिट करने का भी एक तरीका है, वो क्या है, वो ये एनर्जी ही है। एनर्जी डिसिपेशन मतलब वो जो लॉस्ट हो रही है और जो पूरी की पूरी नहीं मिल पा रही है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसकी वजह से फूड चेन भी लिमिट हो जाती है कि भाई बस दो चार ही तुम इकट्ठे होके एक फूड चेन चला सकते हो। मतलब यूं नहीं है कि इतने चार 10-12 लोग 10-12 एक फूड चेन में आ गए और इतने सारे लोगों ने मतलब एक प्लांट से एनर्जी ले ली, नहीं ऐसा नहीं होता। तो ये सब होता किसके लिए है, ये सब होता मेंटेन रखने के लिए इकोसिस्टम। ये सारा प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन कॉस्ट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी राइजेस विद सक्सेसिवली हायर लेवल, ठीक है। मेंटेनेंस अब जैसे बॉडी की जो राइज है, प्लांट तो इतने छोटा सा है, उसको एसिमिलेशन के कंपैरिजन में क्या चाहिए। फिर आता है जो डियर है, डियर ने तो प्लांट को खाया था, उसको भी मतलब यूं लगा लो कि उसने अपना प्रोसेस किया सारा डाइजेशन वगैरह किया। या फ्रॉग लगा लो, यू कैन, हाँ ग्रास हॉपर, ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने, कितना छोटा सा इंसेक्ट है, मतलब उसको अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए, चलो उसने खाया भी कम ही होगा, पर बॉडी मेंटेन करने के लिए उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए क्योंकि उसका जो प्रोसेस है इट इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उसके पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी बन जाती है। लाइक प्रोड्यूसर के पास 20% ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो बची उसके पास, मतलब जो आगे जाएगी वो कितनी है, 20%, ठीक है। टोटल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की 20% बची है उसके पास बस। फिर हर्बीवोर्स के पास 30% बच गई ऑफ एसिमिलेटेड एनर्जी, ठीक है। 30% एसिमिलेटेड एनर्जी बच गई। अब जो कार्निवोर्स हैं, रेस्पिरेशन कॉस्ट और एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी राइज विद द सक्सेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल। देखो अब प्रोड्यूसर के पास तो 20% ही लगी थी, जो उसका रेस्पिरेशन वगैरह का जो रेट था उसने मतलब तो यूं लगा लो 80% तो उसकी बच गई, आगे चली गई ट्रॉफिक लेवल पे। हार्बीवोर्स ने अपनी 30% एसिमिलेशन में यूज कर ली और 90 उसकी 60% जो 70% है जो बच गई, भाई वो कार्निवोर ने ले ली। अब कार्निवोर ने क्या किया, उसने 70% तो ली थी एनर्जी टोटल, हर्बीवोर से तो उसके पास 70% ही बची थी, उसमें से उसने 60% तो यूज ही कर ली। 70% में से 60% तो उसने यूज ही कर ली, तो उसके पास तो बिल्कुल ही कम बच गई, है ना। क्योंकि जो आगे अगर जाएगी किसमें, आगे अगर कोई ट्रॉफिक लेवल आता है जैसे ग्रास, फ्रॉग, फ्रॉग के बाद स्नेक, तो कितना कम बच जाता है। क्यों होता है ये ऐसा, क्योंकि उनकी जो नीड्स हैं, जो प्रोसेस, जो एनर्जी उनको डाइजेशन के लिए चाहिए, वो सब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्टिविटी जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, दिस लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द इकोसिस्टम। तो ये क्या करता है, ट्रॉफिक लेवल को लिमिट कर देता है, मतलब बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल नहीं हो पाते हैं इस वजह से। अगर ये क्वेश्चन आए विच व्हाट इज देयर which provide the limitation to the number of trophic level in the ecosystem, तो हम यहाँ क्या बताएंगे, that is energy flow model and 10% law of the transformation of energy, ठीक है। यहाँ पे हम 10% लॉ बताएंगे ना, कि मतलब 10% ही पास हो पाता है, तो ज़्यादा तो पास हो नहीं पाएगा। और दिस इज द एंड दिस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी और इनटू द हायर लेवल ऑफ द ट्रॉफिक लेवल। देखो अब जैसे ये है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर प्लांट्स, फिर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर, फिर हीट में लॉस्ट हो गई भाई,
यहाँ सन ने भी सारी ईस्ट में लॉस करके 50%, 5 to 50% यहाँ तक पहुंच पाई इन तक, मतलब सन अर्थ के ऊपर आई, अर्थ के ऊपर से बस यहाँ तो 2 से 10% ही पहुंच पाई। फिर यहाँ पर भी वो भी, फिर इन्होंने जो इनकी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो इन्होंने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, उसमें से जो यहाँ पर अर्थवॉर्म के पास गई सेकेंडरी, ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर और हार्बीवोर्स के पास गई, ठीक है। फिर हीट में लॉस हो गई कुछ, और फिर उसके बाद थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे गई, फिर लॉस्ट हो गई, फिर यहाँ गई। तो ये डिफरेंट फूड चेन है जहाँ हर जगह क्या हो रही है, लॉस्ट ऑफ एनर्जी। जहाँ क्या हो रहा है, देर इज अ energy flow through different trophic level, there is always it is lost as a heat, or we can say that in the different activity that is performed by the organism। और जब वो organism अपना फूड ले रहा है, जिस टाइम खा रहा है उस टाइम तो भी एनर्जी लग रही होगी, ऐसे थोड़ा ना खा लेगा वो। मतलब वो जब खा रहा है, जब तो उसको मतलब यूँ लगा लो सारी, उसने मतलब पूरा एक लायन ने एक पूरा डियर खा लिया, ठीक है। तो उस डियर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि 70% एनर्जी बची हुई थी। तो भाई वो सारी उसके पेट में थोड़ी ना चली गई, और सारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब तो नहीं हो गई। जब वो खा रहा था जब भी, तो उसको कुछ मतलब एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। तो आधी तो मोस्ट ऑफ कुछ तो उस टाइम पे डिसिपेट हो गई, मतलब यूज हो गई, साथ के साथ कंज्यूम हो रही है एनर्जी। तो अब ये लगा लो कि उसके पास कितनी कम एनर्जी बचेगी आगे जाने के लिए। So this is all about the food chain, trophic level, energy flow model and energy flow, and this is your lecture of today। ये मतलब याद करने के लिए इसमें कुछ नहीं था इतना, एक सिंपल फूड चेन की आपको डेफिनेशन याद करनी है, टाइप्स ऑफ फूड चेन उनमें तो आपको पता ही लग जाता है, एक्वेटिक, डिट्राइटिव, और हमने डीकम्पोजिशन पूरा ही पढ़ लिया, ठीक है। और कहीं आप सोचे कि इतना बड़ा लेक्चर हो गया है, इतनी सारी चीज़ें लर्न करनी है, नहीं, इसमें समझने का ही है। और सिंपल ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल एवरीबडी इज नो, ठीक है। उसके बाद एनर्जी फ्लो मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी फ्लो मॉडल जो है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही तो इसमें है बस समझने का। बस ये है कि थोड़ा पढ़ाने के लिए ज़्यादा, क्योंकि आपको एक एक चीज़ पता लग जाए, आपको टर्म्स पता लग जाए, सो यू कैन इजीली गेट द अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके।